मर्यादा भूले माननीय। प्रदेश में कई ऐसे नेता हैं जो अपने बयानों और वर्क स्टाइल से सुर्खियों में रहते हैं और ऐसे नेताओं के समर्थक भी लाखों की संख्या में होते हैं जो उनकी हर अदा पर फिदा रहते हैं। दौसा से ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, रिपोर्ट देखिए। माननीय ने शिष्टाचार को किया दरकिनार, जन सुनवाई में मर्यादा हुई तार तार। माननीय कब करेंगे कबूल, क्यों मर्यादा गए भूल। ऐसे काम नहीं, लोगों को ऐसे मुकदमा फंसाएंगे तो क्या करते हैं? आप अंधा के नौकरी करिए थे। मैं परसों में ऑफिस में आकर तुम्हें कल वीडियो बनाओ, कैसे कराओगे? ये तुम्हारा काम है। जिस कर्मचारी को इसमें आपत्ति है वो याशिया को ट्रांसफर करा दे, ये चले जाए। मैं कल ऑफिस में आऊंगा आपके और इनका दोनों के मुकदमे वीडियो हो गया। ओके, ऐसे जमे तो क्या कल वीडियो कराओगे? दोनों मुकदमे वीडियो नहीं हुए तो मैं परसों ऑफिस में आके आपको विदा करूंगा, साफा पहना के तिलक निकाल सम्मान के साथ बैठिए आप। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। अब अपनी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही इस तस्वीर को ही देख लीजिए। लालसोट से बीजेपी विधायक रामविलास मीणा खुद को सेवक बता रहे हैं। दूसरी तस्वीर में भी जनता जनार्दन के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दर्शा रहे हैं। ऐसी तस्वीरें उनके सोशल मीडिया पर खूब देखी जा सकती हैं। चलिए अब दावों के आसमान से जमीन पर चलिए, कथनी करनी का भेद देखिए। अब नेताजी के आपा खोने की वजह भी जान लीजिए। बुधवार को रामविलास मीणा जनसुनवाई कर रहे थे, तभी ग्रामीणों ने उनसे वन विभाग की शिकायत कर दी। कहा कि वन विभाग बार बार उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा रहा है। इसके बाद विधायक जी हत्थे से उखड़ गए, वन विभाग के कर्मचारियों पर भड़क उठे। साफ कह दिया कि नौकरी करनी है तो पूर्व में दर्ज कराए गए दोनों मुकदमे वापस लेने होंगे। जन सुनवाई के दौरान विधायक रामविलास मीणा ने कहा कि जिस कर्मचारी को आपत्ति है वो ट्रांसफर करा दे। ऐसे काम नहीं, लोगों को ऐसे मुकदमा फंसाएंगे तो क्या करते हैं? आप अंधा के नौकरी करिए थे। मैं परसों में ऑफिस में आकर तुम्हें कल वीडियो बनाओ, कैसे कराओगे? ये तुम्हारा काम है। जिस कर्मचारी को इसमें आपत्ति है वो याशिया को ट्रांसफर करा दे, ये चले जाए। मैं कल ऑफिस में आऊंगा आपके और इनका दोनों के मुकदमे वीडियो हो गया। ओके, ऐसे जमे तो क्या कल वीडियो कराओगे? दोनों मुकदमे वीडियो नहीं हुए तो मैं परसों ऑफिस में आके आपको विदा करूंगा, साफा पहना के तिलक निकाल सम्मान के साथ बैठिए आप। बताया जा रहा है कि लालसोट क्षेत्र में पिछले दिनों वन क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन के खिलाफ वन विभाग ने 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज कराए, जिससे नाराज विधायक ने अफसरों पर मुकदमे वापस लेने का दबाव बनाया। पीड़ित अफसर कहते हैं कि नुकसान की भरपाई पर बात बन सकती है। वापस होंगे या फिर ये तो नहीं कह नहीं सकता मैं, और पुलिस वाले जाने जो उन्होंने नुकसान किया उसकी भरपाई कर देंगे। तो हम वो पौधे तो खराब हुए हैं, पौधे लगवा देंगे। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि का जिम्मेदार अधिकारी से यह व्यवहार आम और खास को सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या समाज इस दिशा में सोचने की जहमत उठाएगा? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। क्या करते हैं? आप अंधा के नौकरी करिए थे। तो वहीं बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचार और नरसंहार के विरोध में प्रदेश के अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं। जयपुर में बड़ी चौपड़ पर साधु संत समाज ने प्रदर्शन किया, तो वहीं प्रतापगढ़, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ में भी लोगों ने प्रदर्शन किया है। वहीं भीलवाड़ा के आसींद कस्बे में विरोध प्रदर्शन के तहत कस्बा बंद रहा। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश की तालिबानी सोच वाली सरकार वहां पर हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को रोके।
बांग्लादेश में बवाल, राजस्थान में उपाल। हिंदुओं पर अत्याचार, संतों की हुंकार। प्रदर्शन कर चेतावनी, नहीं चलेगी मनमानी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और यही वजह है कि लोगों का गुस्सा प्रदर्शन के तौर पर अब बाहर आ रहा है। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के अलग अलग इलाकों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। जयपुर में बड़ी चौपट पर सर्व समाज की तरफ से प्रदर्शन हुआ, जिसमें साधु संतों ने भी हिस्सा लिया और गुस्सा जाहिर किया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने साफ किया है कि इस मामले में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन किए जाएं ताकि सरकार कड़े कदम उठा सके। वहीं जयपुर ग्रामीण के चाकसू में भी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार का विरोध किया गया। सर्व हिंदू समाज ने चाकसू विधायक राम अवतार बैरवा की अगुवाई में धरना दिया और प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें अलग अलग इलाकों से आई, जहां अपने अंदाज में बांग्लादेश के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया गया। बांसवाड़ा का कुशलगढ़ बांग्लादेश के विरोध में बंद रहा। हिंदू संगठनों ने रैली निकाली और राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बांग्लादेश के खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद हो रही है। उदयपुर में सर्व हिंदू समाज ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भारत सरकार से दखल की मांग की। मैदास कृष्णदास जी के साथ जो घटना हुई है और उनको जेल में डाला गया है और आज तक तो स्थिति ये है कि उनको न्याय दिलाने के लिए वहाँ पर डर के मारे एक वकील भी खड़ा नहीं हो पा रहा है। वहाँ पर दबाव नहीं रहा तो वास्तव में सभी लोगों को या तो वहाँ से जाना पड़ेगा या अपने देश को छोड़कर निकलना पड़ेगा। बांग्लादेश में अभी जो स्थिति है वहाँ पर जो अल्पसंख्यक समाज है उस समाज के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जा रहा है और इस व्यवहार के विरोध में कहीं से भी कोई सवाल नहीं उठ रहे, कोई प्रश्न नहीं उठ रहा, कोई बोल नहीं रहा है। तो उसी से हम यहाँ की जो सर्व समाज की जो मातृशक्ति है वो यहाँ एकत्र हुई है ताकि भारतीय सरकार पर भी थोड़ा दबाव बनाया जाए। विरोध प्रदर्शन राजसमंद में भी हुआ, जहां सर्व हिंदू समाज के बैनर तले विशाल प्रदर्शन किया गया और प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर अमानवीय अत्याचार को रुकवाने की मांग की गई। पड़ोसी देश बांग्लादेश में वहाँ जो अल्पसंख्यक समाज है, विशेष तौर से हिंदू समाज और अन्य अल्पसंख्यक समाज है, उनको वहाँ मुस्लिम चरमपंथियों द्वारा, कट्टरपंथियों द्वारा निशाना बनाया गया और उनकी संपत्ति नष्ट की गई, उन पर अत्याचार किए गए, उनको मारा गया, उनको लूटा गया, महिलाओं के साथ अमानवीय अत्याचार किए गए। अत्याचार के खिलाफ आज राजसमंद के सर्व हिंदू समाज ने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के नाम पे हमने ज्ञापन दिया है। हम केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश करते हैं कि ये मामला यूएनओ में विश्व समुदाय के पटल पर ले जाकर वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में भी विरोध के सुर बुलंद हुए। प्रतापगढ़ में सकल हिंदू समाज के बैनर तले जहां आक्रोश रैली निकाली गई, तो वहीं छत्तीसगढ़ में सर्व हिंदू समाज द्वारा रैली निकाली गई और राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया। बहरहाल हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से पूरा हिंदुस्तान दर्द में है और यही वजह है कि यह दर्द गुस्से के रूप में बाहर आ रहा है। ऐसे में हर कोई उम्मीद कर रहा है कि भारत सरकार इस मसले पर कोई कड़ा कदम उठाए ताकि बांग्लादेश में रहने वाला अल्पसंख्यक हिंदू समाज सुकून से जी सके।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। थोड़ा फैली जाओ। और अब खबर जयपुर से, जहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन एंड नॉलेज राजस्थान की तरफ से की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संगठन के प्रवक्ता सैयद असगर अली ने संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी मुल्क में अल्पसंख्यक आबादी पर हो रहे अत्याचारों में सरकार की नाकामी होती है। ऐसी सरकार को अपने पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। बांग्लादेश की सरकार वहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को फौरन रोकें। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि वे हस्तक्षेप करें और सख्त कदम उठाएं। देश में जो माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं, उन तमाम मसलों को लेकर के कुछ मुस्लिम संगठन यहाँ इकट्ठे हुए और कुछ अपनी बातचीत रखी है कि किस तरह से भारत सरकार इसमें सीधे दखल देकर के इसे रोके। सर, आपने आज यहाँ प्रेस वार्ता करते हुए ये मांग की है कि सरकार दखल दे और वहाँ पर जो हिंदुओं के ऊपर जिस तरह के मामले आ रहे हैं उसमें सख्त एक्शन लिए जाएं। हाँ, मेरा नाम सैयद असगर अली है, वर्क राजस्थान प्रवक्ता। और वर्क की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके ऊपर हम कड़ी निंदा करते हैं और हमने स्पेशली वहाँ के आलिमों से अपील की है कि वो मोहम्मद साहब का जो कथन है उसको सामने रखें कि उन्होंने कहा कि खबरदार जो कोई भी अपने मुल्क में नॉन मुस्लिम आबादी पर जुल्म करता है। और इसी बीच राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, सफाई कर्मचारी भर्ती को रद्द कर दिया गया है। भर्ती रद्द के आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से ये आदेश जारी किए गए। लगभग 24,000 पदों के लिए सफाई कर्मचारियों की भर्ती होनी थी और अब जानकारी आ रही है कि यह भर्ती रद्द कर दी गई है। यह बड़ी खबर है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रोशन शर्मा फोन लाइन पर है। रोशन, क्या अपडेट है? सफाई कर्मचारियों की भर्ती रद्द कर दी गई है। जी बिल्कुल देखिए, स्वायत्त शासन विभाग ने जो सफाई कर्मचारी भर्ती है उसे रद्द कर दिया गया है। वापस ये जो भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था जिसे विड्रॉ कर दिया गया है। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक कुमार पाल गौतम ने जो आदेश है जारी किया है, इसमें करीब 23,820 पदों के ऊपर सफाई कर्मचारियों की पूरे प्रदेश भर के अंदर भर्ती निकाली गई थी, जिसको लेकर वाल्मीकि समाज लंबे समय से विरोध कर रहा था कि जो सफाई कर्मचारी भर्ती निकाली गई है उसमें वाल्मीकि समाज को वरीयता दी जाए। अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर कई जो है सवाल खड़े हुए थे। सरकार को जानकारी मिली थी कि जो फर्जी जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो जारी किए गए और उसके जरिए कई जो अभ्यर्थी हैं वो कहा जा सकता है कि वो नौकरी पाने की जुगाड़ में। ऐसे में स्वायत्त शासन विभाग ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए आज इस भर्ती को रद्द कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि विभाग नए सिरे से सफाई कर्मचारी भर्ती है पूरे प्रदेश के अंदर वो जारी करेगा। इस मामले को लेकर आज जो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीच भी वार्ता हुई थी, जिसके बाद में इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने एक बार फिर से विड्रॉ करने का जो है फैसला लिया है। लेकिन रोशन, लगातार देखिए आक्रोश भी आ रहा था। अलग अलग जगहों से हड़ताल की चेतावनी भी सफाई कर्मचारी संगठनों की तरफ से दी जा रही थी। ऐसे में ये भर्ती रद्द होने के बाद अब अगला कदम क्या होगा? क्या ये भर्ती प्रक्रिया पूरी की पूरी वापस से शुरू की जाएगी? जी देखिए, ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये नए सिरे से शुरू होगी। सरकार इसके अंदर जो नियम है उन नियमों के अंदर परिवर्तन कर सकती है। बताया जा रहा है कि जो अनुभव प्रमाण पत्र की इसमें कहा जा सकता है कि इसमें जो वरीयता थी उसमें कहीं ना कहीं जो खामी है उस खामी को दुरुस्त करने के बाद में इस पूरे कहा जा सकता है कि सफाई जो कर्मी भर्ती है उसको नए सिरे से जारी किया जाएगा। इस पूरे मामले के अंदर हाई कोर्ट के अंदर भी जो रिट लगी थी, ऐसे में बिल्कुल रोशन नजर बनाए रखिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर आ रही है। कुछ ही देर में दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रवाना होंगे। दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से सीएम की मुलाकात होनी है। प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर के मुख्यमंत्री भजनलाल केंद्रीय मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे और इसे लेकर के कुछ ही देर में जयपुर से आज दिल्ली के लिए सीएम रवाना हो रहे हैं। दिल्ली के दौरे पर रहेंगे सीएम भजनलाल। ये बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी जयपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ ही देर में दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं।
अजमेर से खबर, जहां मौलाना तौकीर रजा खान ने ख्वाजा गरीब नवाज को लेकर लगाए गए दावे को सुनियोजित षड्यंत्र बताया है। साथ ही दरगाहों और मज़ारों को लेकर के कोर्ट में फाइल होने वाले दावों को खारिज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 800 साल पुरानी दरगाह में मंदिर का दावा बिल्कुल गलत है। ऐसे दावे देश में सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। देश भर में अलग अलग स्थानों पर खुदाई को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। यह सुनियोजित और षड्यंत्र पूर्वक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस पर नजर रखते हुए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। चैन और सुकून के लिए दुआ करने आए हैं और इस दरबार में मुल्क से मुतालिक जो दुआएं होती हैं वो पहले कबूल होती हैं। जाती तो हम अपने लिए हमेशा मांगते रहते हैं और मांगते रहेंगे, हमें यहीं से मिलता है जो मिलता है। तो इस वक्त मुल्क में जो माहौल है या दरगाह से मुतालिक कोई रिट आई है तो वो तो ये अंजुमन सज्जादगान ये देख रहे हैं उस मामले को, और उसमें जो भी हमारे सहयोग की अगर जरूरत होगी। वैसे गरीब नवाज की सरपरस्ती है और मैं ये समझता हूं हजरत, वो बम जो पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा था, आपको याद होगा, जब दरगाह तक आया वो बम गायब हो गया। अब ये जो खुदाई का मामला पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, मुझे लगता है अब ये खुदाई वाले जो कम्युनल हार्मनी को बर्बाद करना चाहते हैं वो अब यहाँ दरगाह शरीफ तक आए हैं। तो मुझे लगता है कि गरीब नवाज की करामत जरूर जाहिर होगी और ये खुदाई के सिलसिले भी बंद होंगे। और अब बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी की। राहुल गांधी को संभल यात्रा के दौरान गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने रोक लिया। उन्होंने काफी देर तक संभल जाने के लिए पुलिस से बातचीत की, लेकिन पुलिस ने संभल के हालातों का हवाला देकर उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी। इस पर अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि वे देश के नेता प्रतिपक्ष हैं। कौन कह रहा है कि वे छिप कर गए? नेता प्रतिपक्ष का एक पूरा प्रोटोकॉल होता है, सूचना देकर जाते हैं। वे राहुल गांधी का संवैधानिक अधिकार है कि वे वहां जा सकते हैं। उन्होंने सरकार से कहा है कि आप बचकाने बयान से अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। कौन कह रहा है कि वो छुप करके जा रहे थे? वो तो देश का प्रतिपक्ष का नेता, उसका एक प्रोटोकॉल होता है। वो जब बाहर निकलता है तो 101% सूचना दे करके निकलता है। उसके साथ पूरी पुलिस रहती है, प्रोटोकॉल रहता है। तो आप ऐसे बचकाने बयान दे करके अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। और ये पॉलिटिकल टोंटबाजी है कि वो भाई ज्यादा माइलेज ले गया, वो ले गया। ले जाने दो ना। राहुल गांधी तो कह रहा है मैं अकेला चला जाऊंगा लेकिन मैं पीड़ित परिवार से मिलकर के आऊंगा। वो उसका संवैधानिक अधिकार है, उसको मिला हुआ है। ये आम नागरिक की बात नहीं है। राहुल गांधी आम नागरिक नहीं है, वो प्रतिपक्ष का नेता है और एक संवैधानिक पद उनके पास में है। उनको रोकने का कोई इनका कायदा नहीं बनता है। इन्होंने गलत काम किया है, इसका इनको उठाना पड़ेगा खामियाजा। उधर राइजिंग राजस्थान से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने आज 9 नई नीतियां लॉन्च की है। ये नीतियां ऊर्जा, खनिज, उद्योग और पर्यटन जैसे प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित है। ये नई नीतियां राजस्थान एमएसएमई नीति 2024, राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति, पर्यटन इकाई नीति 2024 और एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 लागू की गई हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि निवेश को बढ़ावा देना प्रदेश में सरकार का लक्ष्य है और ये नई नीतियां प्रदेश के विकास को गति देंगी। नीति बनती है, निर्णय होता है, क्रियान्विति होती है तो कार्य में गति आती। ये नीति राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये नीतियां राज्य में निवेश को आकर्षित करने, उद्योग को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर प्रदान करने में अहम भूमिका निभाने वाली हैं। आज राजस्थान एमएसएमई नीति 2024, राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति, राजस्थान एक जिला एक उत्पादन नीति 2024, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, राजस्थान एबीजीसी एक्सआर नीति 2024, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024, राजस्थान खनिज नीति और राजस्थान
एमसेंड नीति 2024 जारी की गई है। देश में इन दिनों बदमाशों के हौसले बुलंद है। आलम यह है कि बदमाश एटीएम मशीन से लूट के साथ ही मशीन को ही उखाड़ने से परहेज नहीं करते। हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर से दो इसी तरह की तस्वीरें अलग अलग सामने आई हैं, जिन्होंने सबको हैरान कर दिया। हालांकि दोनों ही जगह पर अपराधियों की कोशिशें नाकाम हुई। ये दो तस्वीरें इस बात की बानगी हैं कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। श्री गंगानगर में तो बदमाश एटीएम उखाड़ने की कोशिश करते दिखे, वहीं हनुमानगढ़ जंक्शन में 3 जगहों पर एटीएम से टेपरिंग की कोशिश की गई। सबसे पहले श्री गंगानगर के खेरूवाला गांव से आई सीसीटीवी की इन तस्वीरों को देखिए, जिसमें चोर एटीएम मशीन लूटने के बजाय मशीन को ही उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 3 नकाबपोश बदमाशों के एटीएम को लोहे की चेन से उखाड़ने की कोशिश करते हैं। चेन से पहले एटीएम को बांधा जाता है, उसके बाद गाड़ी से बांधकर उसे खींचते हैं, लेकिन जैसे ही गाड़ी को बैक करके खींचते हैं, चेन टूट जाती है। इतना ही नहीं, इस बीच एटीएम से छेड़छाड़ के बाद जयपुर स्थित कंट्रोल रूम का सायरन बज जाता है, जिसके बाद मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंचती है, लेकिन उससे पहले ही बदमाश फरार हो जाते हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। अब हनुमानगढ़ जंक्शन से आई इन सीसीटीवी तस्वीरों को भी देखिए, जहां रात के वक्त 2 बदमाश एटीएम से टेपरिंग की कोशिश करते दिखे। हालांकि उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाई और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना के बाद बैंक प्रबंधन ने जंक्शन पुलिस को इसकी सूचना दी। टेपरिंग की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बैंक अधिकारियों के अनुसार अपराधियों ने हनुमानगढ़ जंक्शन के बस डिपो, चूना फाटक और भगत सिंह चौक के अलावा श्री गंगानगर जिले के खेरूवाला गाँव में भी एटीएम में टेपरिंग की थी। हमारे 3 एटीएम डिप्लॉय है यहाँ पे, एक भगत सिंह चौक है, चूना फाटक है और बस डिपो है। तीनों में अज्ञात चोरों ने क्या किया है, सड़क टेम्परिंग की है, उसके आगे प्लेट लगा दी है। अभी जो भी कस्टमर कैश लेने के लिए आएगा उन्हें कैश मिलेगा नहीं, बट वो कस्टमर के जाने के बाद उस पट्टी को हटाते हैं और वहां से कैश विड्रॉल करते हैं। बहरहाल दोनों की घटनाओं में अपराधी नाकाम हो गए, लेकिन जिस अंदाज में लूट की या फिर टेपरिंग की कोशिश हुई वो हैरान करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। डूंगरपुर में उच्च शिक्षा अब राम भरोसे नजर आ रही है। ऐसा हम नहीं, डूंगरपुर की जमीनी हकीकत बयां कर रही है। कॉलेज में लेक्चरर के 80% पद खाली पड़े हैं और पढ़ाई पूरी तरह चौपट हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा बदहाल, शिक्षकों की कमी से जूझ रहा एसबीपी। 65 व्याख्याताओं के पोस्ट खाली, 19 में से 9 सब्जेक्ट के नहीं है लेक्चरर। यूं तो सरकार शिक्षा को लेकर तमाम दावे करती है, लेकिन आदिवासी बहुल क्षेत्रों में ये दावे खोखले नजर आते हैं। आलम यह है कि कॉलेजों में स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए लेक्चरर ही नहीं है। जिले के सबसे बड़े एसबीपी कॉलेज में हर साल 8000 स्टूडेंट रेगुलर एडमिशन लेते हैं, लेकिन कॉलेज में पढ़ाने के लिए प्रिंसिपल समेत सिर्फ 16 लेक्चरर ही पोस्टेड हैं, जबकि कॉलेज में लेक्चरर्स की 85 पोस्ट सैंक्शन है। हालात यह है कि कई सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए लेक्चरर नहीं है, उन विषयों में पढ़ाई पूरी तरह चौपट है। बड़ी खराब स्थिति है। पोस्ट तो लंबे समय से खाली चल रही है। 81 सैंक्शन पोस्ट है, उसमें से मात्र 16 पोस्ट भरी हुई है और 16 पोस्ट के साथ में 2 लोग तो डेपुटेशन पे हैं, तो 14 लोग ही इस महाविद्यालय में कार्यरत हैं और इस महाविद्यालय के साथ में हमको 4 महाविद्यालय और चलाने पड़ रहे हैं। एसबीपी कॉलेज में 16 लेक्चरर पोस्टेड हैं, लेकिन इनमें से 2 लेक्चरर डेपुटेशन पर दूसरी जगह लगा दिए गए हैं, जबकि पहले से वैकेंट पोस्ट की भरमार है। ऐसे में कॉलेज में सिर्फ 14 लेक्चरर ही कार्यरत हैं। एसबीपी कॉलेज के अधीन जिले के गामड़ी देवल, गामड़ी अहाड़ा कॉलेज भी हैं। ऐसे में प्रशासनिक कामों की वजह से इन लेक्चरर्स की ड्यूटी भी लगाई जाती है। कॉलेज में 19 सब्जेक्ट हैं,
जिनमें से 9 सब्जेक्ट में एक भी लेक्चरर नहीं है। हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, संस्कृत, लोक प्रशासन, EFM, ABST, भूगर्भ शास्त्र जैसे सब्जेक्ट में एक भी लेक्चरर नहीं है। SBP कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष तुषार ने बताया कि कॉलेज में लेक्चरर्स के खाली पदों को भरवाने के लिए वे 5 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। पहले कांग्रेस और अब बीजेपी की सरकार को कई ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन खाली पदों को नहीं भरा जा रहा। कई बार ज्ञापन भी दिए हैं पूर्व कांग्रेस सरकार को भी। जब मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री जब दौरे पे आए थे तो उनको भी हमने ज्ञापन दिया था। इसके बाद जबकि वर्तमान सरकार में भाजपा की सरकार है, उनके मुख्यमंत्री जी जब यहाँ दौरे पे आए थे तो हमने कई बार ज्ञापन के मार्फत से अवगत कराया है, लेकिन अभी तक इस मांग को लेकर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में धरातल पर दिख रही हकीकत सरकारी दावों को पलीता लगाती नजर आ रही है। सालों से छात्र संगठन व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब देखना होगा कि सरकार आदिवासी अंचल के युवाओं की इस जायज मांग को कब तक पूरा करती है। डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और चलिए अब बात एबीवीपी के आक्रोश की। दौसा जिले के बांदीकुई में आज विधायक भागचंद टांकड़ा के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान बांदीकुई के राजेश पायलट कॉलेज से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता एक रैली निकालते हुए एसडीएम कार्यालय तक पहुंचे। वहीं एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक भागचंद टांकड़ा का पुतला फूंका। दरअसल पिछले दिनों भागचंद टांकड़ा जयपुर में विश्वविद्यालय की सिंडिकेट की बैठक में भाग लेने के लिए गए थे और इसी दौरान जब एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें एक मांग पत्र सौंपना चाहा, तभी विधायक और कार्यकर्ताओं के बीच में कहासुनी हुई। इसके बाद विधायक ने गाड़ी चढ़ाने की धमकी दी थी। इस वीडियो के बाद से ही एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में विधायक भागचंद टांकड़ा के खिलाफ नाराजगी है। हम लोगों ने ये सोच के उनको विधानसभा में भेजा है। सिंडिकेट मेंबर जो हमारे माननीय विधायक जी भागचंद टांकड़ा जी है, उनकी बैठक थी परसों के रोज। तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता 7 सूत्री मांगों को लेकर जो पत्रकारिता विश्वविद्यालय उसके गेट पे बैठे हुए थे। तो ऐसे ही उनको मालूम लगा कि भागचंद टांकड़ा जी मेन गेट पे आ रहे हैं, सिंडिकेट की मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। तो उस समय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने 7 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन देना चाहा। तो माननीय विधायक जी ने उनसे मिलने से मना कर दिया। विद्यार्थियों में रोष उत्पन्न हुआ, उन्होंने वहाँ का गेट बंद कर दिया। फिर भागचंद टांकड़ा जी भागने लगे। आखिर युवा उसे कब तक भागते फिरेंगे भागचंद टांकड़ा जी। जयपुर से खबर, जहां राज्य सरकार ने शासन तंत्र में पारदर्शिता और जन सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए एक नया निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के तहत सभी सरकारी अधिकारियों को अपने वर्क प्लेस पर आम जनता से मिलने के लिए प्रतिदिन में न्यूनतम 1 घंटे का समय निर्धारित करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा किसी भी आपातकालीन स्थिति में अधिकारियों को अपने द्वितीय अधिकारी को नामित कर आम जन की सुविधा सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। दूसरे अधिकारी हैं तो लीडरशिप रोल तो इन्हीं को लेना पड़ेगा। अपने अपने भवन में अपने अपने विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा। और ये लोग प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ और प्रयास करने की आवश्यकता है। इनका अच्छा है, वो तो उनको प्रेरित किया कि थोड़ा और सुधार कर लें, क्योंकि एक सतत प्रक्रिया है। हम लोग कोशिश करते हैं निरंतर इम्प्रूव करने की। और जिनका थोड़ा ऐसा पाया गया कि फाइलें थोड़ी लंबे समय से पेंडिंग रहती हैं, 19 घंटे 20 घंटे जिनका एवरेज है, उनको कहा गया थोड़ा सुधार करने। राहत तभी मिलेगी जब हमारे फील्ड ऑफिसर्स भी सभी डाउन द लाइन सक्रिय होंगे। तो ये प्रयास अधिकारियों ने प्रारंभ कर दिए और धीरे धीरे करके निश्चित रूप से इसके सकारात्मक प्रभाव भी आएंगे और सुशासन जो है वो और बेहतर होगा। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में बद इंतजामी की एक बार फिर से तस्वीरें सामने आई है। एसएमएस के धनवंतरी ब्लॉक की सर्जरी ओपीडी में पानी लीकेज की समस्या डॉक्टर्स और मरीजों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। सर्जरी ओपीडी के इंचार्ज के कक्ष में पानी लीकेज हो रहा है। इसकी वजह से पूरे कमरे में पानी भर गया है। एसएमएस अस्पताल के बदहाल हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस वक्त हम एसएमएस अस्पताल की धनवंतरी ओपीडी की सर्जरी ओपीडी में और यहाँ के हाल जो है वो दिखाना चाहेंगे कि इस प्रकार से एचओडी का जो कमरा है वहाँ पर जो यूनिट प्रभारी हैं उनके कमरे में किस प्रकार के हालात हैं ये आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पानी जो है वो भरा पड़ा है, इस लिहाज से
मरीजों को जो है वो नहीं देख पाया जा सका है और डॉक्टर यहाँ से उन्हें यहाँ से रवाना होना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर पानी जो है वो एक तरह से भरता जा रहा है इस प्रभारी के जो रूम है उसमें। और साथ में ही एक और तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, ये माइनर ओटी है और माइनर ओटी में किस प्रकार के हालात हैं ये आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर भी जो है वो पानी भर चुका है। इस कारण से माइनर ओटी को बंद जो है वो करना पड़ा है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो माइनर ओटी से लगा करके एसएमएस अस्पताल में किस तरह के हालात वो आपने देखे। वहीं करौली शहर के नूर कॉलोनी से शुक्ल खिड़कियां मासलपुर दरवाजा शमशान को जोड़ने वाला बाईपास पर भद्रावती नदी का पानी भरा हुआ है और इस जलभराव से शमशान जाने वालों को भारी परेशानी हो रही है। जलभराव के चलते बाईपास और प्रमुख मार्ग बंद हैं। इसके चलते लोगों को संकरे भीड़भाड़ वाले रास्तों से सफर करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यहाँ के लोगों का आरोप है कि नगर परिषद प्रशासन इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। सबसे ज़्यादा परेशानी तो राहगीरों को आती है। किसी प्रकार का 2 व्हीलर 3 व्हीलर या 4 व्हीलर उधर से जा नहीं सकता। सड़क अच्छी है मगर पानी भरा हुआ है तो उससे राहगीरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शमशान जाने वालों को भी सबसे बड़ी परेशानी है क्योंकि अर्थी को दूर से होकर ले जाना पड़ता है तो काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है लोगों को। उधर जालौर में किसानों का महापड़ाव 16वें दिन भी जारी रहा। किसानों ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने 5 प्रकार के अनाज से कपड़े पर जालोर मांगे जवाई में हक लिखा और जमकर नारेबाजी की। दरअसल किसान जवाई बांध के पानी की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि जिस अनाज से हमने ये शब्द लिखे उस अनाज को उगाना आज हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। जवाई नदी के प्राकृतिक बहाव को रोकने से भूजल 700 फीट की गहराई तक पहुंच गया, जिससे जालोर का अधिकांश हिस्सा डार्क जोन में आ गया है और इसी के चलते अब ये किसान आक्रोशित हैं। हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगो। बदनाम की जय हो, किसान शक्ति जागेगी, सारी दुनिया भागेगी। कौन हमारा सुखदाता, धरती जगत को माता। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा बदनाम की जय हो, किसान शक्ति जागेगी, बदनाम की जय हो, किसान शक्ति जागेगी, सारी दुनिया भागेगी। कौन हमारा सुखदाता, धरती जगत को माता। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। कार्यालय के बाहर भारतीय किसान संघ के महापड़ाव का आज 16वां दिन है। 16वें दिन किसानों ने आज पुनः यहाँ पे एकत्रित होकर के अपने जवाई के हक की आवाज बुलंद की है और आज एक नए तरीके से, मैं मेरे कैमरामैन से बताना चाहूँगा, एक बार यहाँ आए और ये जो एक नए तरीके का जो कार्य और विरोध इन्होंने एक जताने का प्रयास किया है। इन्होंने अनाज के माध्यम से एक जालोर मांगे जवाई में हक, इस प्रकार का एक अनाज के माध्यम से लिख करके अपने अधिकार की मांग जो है वो प्रशासन से, सरकार से की है। उन्होंने बताया है कि जवाई के अंदर जालोर का हक है और वो किसी भी सूरत में उन्हें चाहिए। हम बात करेंगे किसान नेताओं से, जानेंगे उनकी किस प्रकार से आगामी योजना है और जालोर में हक के लिए आगामी किस प्रकार के ये प्रयास हो रहे हैं। जी, उधर देश भर में रेलवे यूनियनों की मान्यता के लिए चुनाव हो रहे हैं और इसी कड़ी में जयपुर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में भी अलग अलग यूनियन वोटिंग के लिए जरिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। वोटिंग 4 से 6 दिसंबर के बीच हो रही है और इसके लिए प्रदेश भर में 84 बूथ बनाए गए हैं। 47,000 से ज्यादा रेलवे कर्मचारी एनडब्ल्यूआर जोन में वोट डालेंगे। एनडब्ल्यूआर के मुख्यालय में बने पोलिंग बूथ का जायजा हमारे संवाददाता ने लिया है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 जो है वो कर्मचारियों को संघ बनाने की, यूनियन बनाने की आज़ादी देता है और ये यूनियन इसलिए भी बनाई जाती हैं ताकि 2 वे कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर जो सरकार है उसके बीच में या जो भी एजेंसियां हैं सरकारी उनके बीच में नेगोशिएशन या जो भी बातचीत है वो कर पाएँ। तो आपका क्या एजेंडा है, क्या एजेंडा लेकर आप जो है चुनाव लड़ रहे हैं और मान्यता मिलेगी तो आप क्या करेंगे? सर, हमारा मुख्य एजेंडा है 8वां पे कमीशन लागू करवाना और साथ में जो अभी यूपीएस स्कीम लागू की गई है उसमें जो भी सुधार है ओपीएस के बराबर करवाने के, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। और हमारा यही था कि हम हमारे जो काम हम कर रहे हैं उसी के आधार पर हम वोट मांगेंगे और हम यही कर रहे हैं कि जो हमने पिछले 11 साल में हमने जो काम किया है वो उसी के आधार पर हम वोट मांग रहे हैं कर्मचारियों से। जी, बात करते हैं मजदूर संघ से, तो आपका क्या एजेंडा है इसमें? मैं भरतलाल मीना, यूपीआरएमएस जोनल उपाध्यक्ष
हमारा मेन जो उद्देश्य है इसमें ट्रैकमैनों की विशेष समस्याएं हैं और ओपीएस की। तो वहीं भारत पाक सीमावर्ती इलाके में पाकिस्तान की हेरोइन तस्करी के सक्रिय नेटवर्क को देखते हुए बीएसएफ ने भी सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करने की दिशा में अपने कदम बढ़ा दिए हैं। बीएसएफ ने बीकानेर से सटी पाक सीमा पर करीब 40 ड्रॉपिंग जोन चिन्हित किए हैं, जहां पाक तस्कर आए दिन ड्रोन से हेरोइन गिरा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। बीएसएफ ने मजबूत किया सर्विलांस सिस्टम, बॉर्डर पर 40 ड्रॉपिंग जोन चिन्हित, आए दिन पाक तस्कर ड्रोन से गिराते हैं हेरोइन। भारत पाक सीमावर्ती इलाके में पाक तस्करों की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए बीएसएफ अब और एक्टिव हो गई है। बीकानेर से सटे बॉर्डर इलाके में बीएसएफ ने कुछ ड्रॉपिंग जोन चिन्हित किए हैं, जहां पाक तस्कर आए दिन ड्रोन से हेरोइन गिरा रहे हैं। इनके अलावा जहां पर हेरोइन ड्रॉपिंग की संभावना ज्यादा है, वहां भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करने के लिए बीएसएफ ने सीमावर्ती गांवों की सुरक्षा समितियों को एक्टिव किया है। इंटेलिजेंस पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। बॉर्डर थाना इलाके की पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर जमानत पर आए तस्करों और आदतन अपराधियों पर भी नजर रखी जा रही है। स्टेट पुलिस का भी काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेशन है और हम लोगों ने एक डिफरेंट पॉइंट सिलेक्ट करे हैं। जो ड्रॉपिंग जोन होते हैं वो पॉइंट सिलेक्ट कर रहे हैं और उन लोगों को हम लोग डोमिनेट कर रहे हैं। और स्टेट पुलिस भी अपने जो एक चौकी वगैरह बना के हम लोगों के साथ मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो हम अपनी तरफ से इसको पूरी तरह से रोकथाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बीएसएफ अब तक बॉर्डर पर 9.7 किलोग्राम हेरोइन और 2 ड्रोन जब्त कर चुकी है। वहीं बीएसएफ के जवानों और उनके परिवार को भी साइबर सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है। डीआईजी लूथरा ने बताया कि बीएसएफ जवानों को डिजिटल अरेस्ट की भी जानकारी दी जा रही है, ताकि वे ठगी का शिकार होने से बच सकें। आपको पता है कि आजकल साइबर फ्रॉड बड़े हो रहे हैं, खासतौर पे आजकल जो है डिजिटल अरेस्ट एक नया शुरू हुआ है। तो हम ट्रूप्स को हमेशा हर चीज इस चीज से अपडेट करते रहते हैं कि आप इस तरह की कार्रवाई से बचें, कोई आपको इस तरह का कोई नुकसान न पहुंचा सके। बीएसएफ ने 40 ड्रॉपिंग जोन में 15 ऐसे जोन की पहचान की है, जहां आए दिन पाक तस्कर ड्रोन से हेरोइन गिराते हैं। इसके अलावा 25 ऐसे जोन हैं, जहां पर हेरोइन ड्रॉपिंग की संभावना है। बहरहाल बीएसएफ एक्टिव है, सुरक्षा समितियों को एक्टिव किया गया है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी तस्कर अपनी नापाक मंसूबों को अंजाम देने में विफल साबित होंगे। बीकानेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट।